दोस्तों, ये स्टोरी का 43 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर चेकआउट करें। एक मीडियम साइज का सीट चारों तरफ फैलाकर कबीर ने कहा, या लो मेरी एंजल से या क्लीन है। श्रेया हंसी और बोली, वेल थैंक यू माय सेवियर। अपनी एड़ियों को पकड़ कर गई और बोली, आओ बैठो। अपने जूते उतारकर कबीर जल्दी से उसके पास बैठ गया। तुम्हें जगह के बारे में कैसे पता चला? श्रेया ने पूछा। यह जगह सच में मेरे लिए बहुत खास है। मेरी मॉम डैड हर संडे को मुझे अपनी बहनों के साथ यहाँ लाते थे और हम यहाँ एक छोटा सा फैमिली पिकनिक मनाते थे, कबीर ने कहा। अब तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वे अब नहीं रहे। आई एम सॉरी, श्रेया ने कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? इट्स ओके। थोड़ी देर रुक कर कबीर ने कहा, मैं कभी किसी को यहाँ नहीं लाया, यहाँ तक कि अपने बॉस को भी नहीं, जो मेरे बड़े भाई की तरह है। तुम पहली इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लाया हूँ। मुझे क्यों? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कबीर के पास जाकर श्रेया ने अपने हाथों को उसकी बाहों में लपेट लिया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। उसकी अचानक इस हरकत से कबीर हैरान हो गया। उसकी पूरी बॉडी में उसे एक सेंसेशन फील हो रहा था। श्रेया के पास बैठने से कि वह उसकी स्मेल को फील कर रहा था। मेरे लिए भी कभी किसी ने इतना कुछ नहीं किया। तुम भी मेरे लिए पहले ही हो, श्रेया ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सब की आदत डालो, क्योंकि मैं हर बार यही करने जा रहा हूँ। श्रेया ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाले हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। क्या यह एक प्रपोजल था? श्रेया ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए पूछा, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या होगा? कबीर के सीने पर मारते हुए श्रेया ने कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। उसे अपने पास खींचते हुए कबीर ने कहा, ओके सॉरी। कबीर के और करीब होकर श्रेया ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं श्रुति की केयर करने में इतनी खोई हुई थी कि मुझे कभी भी किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं मिला। मुझे कभी अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है कि यही वह टाइम है कि मैं अपने बारे में सोचना शुरू कर दूं। पहले मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता, दूसरा मुझे अभी भी वह पसंद नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं होती तो हम उस रात कभी नहीं मिलते, कबीर ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, यू आर राइट। क्या जुड़वा बहनें एक जैसी नहीं होनी चाहिए? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। फिर तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? कबीर ने पूछा। मुझे पता है, लेकिन ऐसा ही है। हम नेचर और बिहेवियर के मैटर में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। श्रेया ने कहा, यह अच्छा है कि तुम अब उसके साथ नहीं रह रही हो, कबीर ने कहा। श्रेया ने अपना सिर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कबीर ने कहा, श्रेया। श्रेया ने कहा, हाँ। अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हाँ। फिर अपनी जेब से एक स्मॉल बॉक्स निकालते हुए कबीर ने उसे श्रेया के हाथ में देते हुए कहा, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। जब श्रेया ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस बॉक्स को खोला तो उसने देखा उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेटेंट था। श्रेया ने उसमें अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, दिस इज ब्यूटीफुल, यू लाइक इट? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे यह पसंद है, लेकिन मैं यह नहीं ले सकती। पेटेंट को बॉक्स के बाहर निकालते हुए कबीर ने उसे श्रेया के गले में पहना दिया और कहा, इसे मत उतारो, मुझे गुस्सा आएगा अगर मैं हर बार मिलने पर इसे तुम्हारे गले में नहीं देखूंगा। पेटेंट को धीरे से छूते हुए श्रेया ने कहा, किसी ने मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट कभी नहीं दिया। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा, इसकी आदत डाल लो, कबीर ने उसे अपने पास खींचने से पहले कहा। आज रात आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है, श्रेया ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं, कबीर ने कहा। श्रेया हंसी और कहा, हाउ सिली, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? कबीर ने पूछा। चलो कुछ देर ऐसे ही रहते हैं, श्रेया ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। उसकी ताजी और मीठी महक में सांस लेते हुए कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद कबीर खाना लाया। खाना खाने के बाद उन्होंने सब कुछ पैक किया और वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद कबीर ने कहा, मैं तुम्हें फिर से लाऊंगा। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आना पसंद करूंगी। तो तुम डेजर्ट में क्या लेना चाहती हो? कबीर ने पूछा। मेरे घर के पास असल में एक अच्छी जगह है जहां हमें होम मेड चॉकलेट और सेट मिलता है। क्या तुम क्या करना चाहते हो? श्रेया ने पूछा। कार का इंजन चालू करते हुए कबीर ने कहा, ओके। अपने लिए 2 ओरियो शेक खरीदने के बाद
कबीर ने कहा, लेट्स गो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरा अपार्टमेंट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या तुम वहां तक चलना चाहते हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, गिव मी 1 मिनट। इतना कहकर वह अपनी कार की तरफ जाने लगा। तुम में से कोई एक मेरी कार चलाओ और हमारे पीछे आओ, कबीर ने कहा। बॉस, बारिश होने वाली है, इस टाइम ना करना एक बैड आइडिया है, दूसरे गार्ड ने कहा। इट्स फाइनल। अपनी चाबियां उन्हें देते हुए कबीर ने कहा। फिर वापस श्रेया की ओर बढ़ते हुए कबीर ने कहा, चलो चलते हैं। जब वह न्यू क्यूट कपल एक दूसरे के साथ बात करने में और हंसी मजाक करने में बिजी थे, तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। चलो कहीं जाकर रुकते हैं, कबीर ने कहा। हमारे अपार्टमेंट यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, श्रेया ने कहा। फिर कबीर ने पूछा। उसका हाथ पकड़कर श्रेया ने उसे आगे बढ़ाया और कहा, चलो दौड़ते हैं। सीरियसली, कबीर ने पूछा। लेकिन उसकी बातों का जवाब न देते हुए श्रेया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और भागने लगी। जब तक वह श्रेया के अपार्टमेंट पर पहुंचे तब तक दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। कबीर की भौहें तन गई जब उसे एहसास हुआ कि भीगने के बाद श्रेया की ड्रेस कितनी रिवीलिंग हो गई थी। कबीर ने जल्दी से अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर रख दिया और कहा, तुम्हारी ड्रेस कोट को। श्रेया ने पाकर अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ तुम्हारा कोट। इट्स ओके, तुम यह अपने पास रख सकती हो, कबीर इतनी जोर से फेंकने से पहले कहा। क्या तुम चेंज करना चाहते हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। अगर तुम मुझे घर ले जाओगी तो तुम्हारे भाई और भाभी क्या सोचेंगे? वह दोनों घर पर नहीं है और वह कल शाम तक वापस नहीं आएंगे, श्रेया ने कहा। ओह, कबीर ने कहा, तुम मेरे भाई के कपड़े लेकर पहन सकते हो और मैं तुम्हारे कपड़े सुखा दूंगी, तब तक तुम वह पहनकर चले जाना, श्रेया ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अपार्टमेंट के अंदर श्रेया ने कोट उतारकर उसे एक कुर्सी पर रख दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक टॉवेल लाती हूँ। उसे एक टॉवेल देते हुए श्रेया ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जाओ और पहले कपड़े बदल लो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। श्रेया मुस्कुराई और कहा, ठीक है। कुछ देर बाद श्रेया अपनी नाइट ड्रेस पहनकर अपने बेडरूम से बाहर कबीर की तरफ नवीन के कपड़े बढ़ाते हुए श्रेया ने कहा, वह ड्राई क्लीन है, इसलिए तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे बेडरूम के अंदर का वॉशरूम यूज कर सकते हो। श्रेया के हाथों से कपड़े लेकर कबीर वॉशरूम के अंदर चला गया। जल्दी से नहाने के बाद जब कबीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा श्रेया अपना नाइट मॉइस्चराइजर लगाने में बिजी थी। मैंने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई है, जल्दी से पी लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, श्रेया ने कहा। तुम्हारे बाल अभी भी गीले क्यों हैं? तुम्हारा ड्रायर कहाँ है? चाय की चुस्की लेते हुए कबीर ने पूछा। मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, श्रेया ने कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें ड्रायर का इस्तेमाल करना नहीं आता? श्रेया ने अपने होठों को थपथपाया और कहा, अरे मेरा मजाक मत बनाओ। कबीर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा ड्रायर कहाँ है? अलमारी के अंदर, श्रेया ने कहा। ड्रायर निकालकर कबीर ने जल्दी से उसे लगाया और श्रेया के बाल सुखाने लगा। कबीर की उंगलियां अपने आप बालों में फील करते हुए श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया, तुम्हें अपने बालों को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो क्या होगा? कबीर ने पूछा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, ओके, मैं सीख लूंगी कि हेयर ड्रायर कैसे यूज करते हैं, तुम्हें जरूर सीखना चाहिए, कबीर ने कहा। यह कन्फर्म करने के बाद कि उसके बाल पूरी तरह से सूख गए हैं, कबीर ने ड्रायर बंद कर दिया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, तुम्हारे कपड़े अभी भी सूख रहे हैं और बाहर अभी भी भारी बारिश हो रही है, तो तुम आज रात यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? श्रेया ने कहा। अपने माथे को सहलाते हुए कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम बेड पर सो सकते हो और मैं सोफे पर, मैं सो जाऊंगी। कबीर ने भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे लिए सोफे पर सोना बहुत मुश्किल होगा। इट्स फाइन, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन है? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हाँ। अलमारी से एक ब्लैंकेट निकाल कर श्रेया ने उसे सोफे पर रख दिया और कहा, प्लीज मुझे एक पिलो दे दो। उसको पिलो देने के बाद कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गुड नाइट। श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर बेड के पास जाकर कबीर ने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और लाइट बंद कर दी। लेकिन कबीर और श्रेया दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। लगभग 4 बजे के टाइम कबीर उठ गया और कहा, श्रेया? श्रेया ने जवाब दिया, हाँ। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ।
श्रेया ने उठकर कहा, मैं भी। कुछ देर सोचते हुए कबीर ने पूछा, क्या मैं तुम्हें सोने के लिए गले लगा सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें गले लगाऊंगा। यह सुनकर श्रेया शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। कबीर ने आह भरी और कहा, आई एम सॉरी। बोलते बोलते वह रुक गया जब उसने देखा कि श्रेया अपना पिलो लेकर उसकी तरफ आ रही है। जल्दी से बेड पर चढ़ते हुए श्रेया ने खुद को उसी ब्लैंकेट से ढक लिया और कहा, तुम्हें सो जाना चाहिए, देर हो रही है। अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए कबीर ने उसे करीब खींच लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबा दिया। श्रेया का शरीर अकड़ गया जब उसने उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। कबीर, श्रेया ने कहा। हाँ, कबीर बोला, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, श्रेया ने कहा। अपना सिर ऊपर उठाकर कबीर ने पूछा, क्या? उसकी ओर मुड़ते हुए श्रेया ने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रख दिया और पूछा, अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम सो पाओगे? अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कबीर ने गहरी आवाज में कहा, हेलो, बस ऐसे ही रहो। कबीर, मैं, श्रेया ने कहा। बस सो जाओ, कबीर ने उसके सर पर किस करते हुए कहा। श्रेया मुस्कुराई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब श्रेया और कबीर एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे तब नीचे दो लोगों की भौहें तनी हुई थी और वह शिकायत कर रहे थे कि कार की सीट कितनी अनकंफर्टेबल है। यूएस। कुणाल और कीर्ति अपना बैग पैक करने में बिजी थे। लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर रहने के बाद कुणाल और कीर्ति ने जाने का डिसीजन लिया क्योंकि वहाँ का बिजनेस भी कुणाल को हैंडल करना था, जिसकी वजह से नीरज जी बार बार उन्हें कॉल कर रहे थे। अपनी बाहों को अपनी कमर पर लपेटते हुए कुणाल ने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहता। कीर्ति हंसते हुए बोली, तुम्हारे पास एक बड़ी कंपनी है तो तुम्हें हैंडल करना है। तुम बहुत लेजी होते जा रहे हो, अब तुम्हारे हार्ड वर्क करने का टाइम आ गया है। तुम मेरे साथ रहोगी ना? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं रहूंगी, लेकिन मैं पहले 2-3 दिन तक अपने घर पर रहूंगी। 2-3 दिन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? अच्छा, अपना ड्रामा बंद करो और जल्दी से सारे गिफ्ट उस बैग में पैक कर दो, कीर्ति ने कहा। तभी अंगद उन दोनों के बेडरूम के अंदर आया और कहा, कुणाल, क्या मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? कुणाल ने अपना सिर हिलाया और अंगद के साथ चला गया बाहर। क्या हुआ अंगद? कुणाल ने पूछा। हम रोहन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। रोहित भी कोशिश कर रहा है लेकिन हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, अंगद ने कहा। इसका मतलब है कि वह अमेरिका में नहीं है? कुणाल ने कहा। अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, फिलहाल उसकी टेंशन मत करो, हम 6 बजे निकलेंगे, अंगद ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और टीना को पैक करने में मदद करो। मैं भी ऐसा ही करूंगा। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। तेजी से बढ़ रहे बेबी बम्प को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, मैं मैटरनिटी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आराध्या अभी 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसके लिए कैजुअल ड्रेस पहनना बहुत अनकंफर्टेबल था। हम तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं देंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊंगा, रुद्र ने कहा। आराध्या ने भौं चढ़ाई और कहा, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन आराध्या, रुद्र ने कहा। अब तुम मेरी आराध्या को गुस्सा क्यों दिला रहे हो? दादाजी ने पूछा। टेबल पर ट्रे रखते हुए अंशिका ने कहा, भाई, आपको भाभी को नाराज या उदास नहीं करना चाहिए, या बेबी के लिए अच्छा नहीं है। दादी, मैं मैटरनिटी शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ लेकिन रुद्र मुझे नहीं ले जा रहे, वह इन दिनों मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं, आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा। दादी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, वह बिल्कुल अपने दादाजी की तरह है। रुद्र, एक प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, या डिलीवरी के टाइम पर हेल्प करता है। अंशिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह सच है। वह इतनी अनाड़ी है, क्या होगा अगर वह कहीं गिर गई या फिर फिसल गई? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और पूछा, अरे, आप किसे अनाड़ी कह रहे हो? रुद्र के बारे में भूल जाओ। आज दादी तुम्हें मैं तो शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, ठीक है? दादी ने कहा। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गार्ड को अपने साथ ले जाना मत भूलना, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। माय डियर ग्रैंडसन, मैं अकेले तुम्हारे 10 कमजोर और नाजुक बॉडीगार्ड के बराबर हूँ, फिर भी दादी आप गार्ड को अपने साथ ले जाओ, रुद्र ने कहा। अंशिका, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो? आराध्या ने पूछा। अंशिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, जरूर, मैं अच्युत को भी अपने साथ ले जाऊंगी, उसे कुछ न्यू टॉयज चाहिए थे। आराध्या, तुम अंबिका और वैशाली को भी बुला लो, दादी ने कहा।
आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, रुद्र, आप दोनों को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहिए। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और जल्दी से सिद्धार्थ और सार्थक को कॉल किया। शॉपिंग मॉल। 1 घंटे के बाद सभी लेडीज मॉल के एंट्रेंस के बाहर जमा हो गईं। क्या मेरे लिए अभी मैटरनिटी शॉपिंग करना है? बहुत जल्दी नहीं है? अंबिका ने पूछा। उस प्रेगनेंसी अभी 4 महीने होने को थी। आराध्या मुस्कुराई और कहा, तुम्हें इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। वैशाली ने भौं चढ़ाकर पूछा, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हर कोई यहाँ है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम भी यहाँ होती तो मजा आता, आराध्या ने कहा। वैशाली ने आह भरी और सिर हिलाया। क्या हुआ वैशाली, तुम उदास क्यों लग रही हो? दादी ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, हमारी वैशाली प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें इस तरह अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। अभी अंदर चलते हैं और बाद में जब हम घर पहुंचेंगे तो दादी तुम्हें एक होममेड टॉनिक देंगी, जिससे तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, दादी ने कहा। होममेड टॉनिक? वैशाली ने पूछा। दादी ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं और तुम्हारे दादाजी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे तो मेरी सास मुझे वह टॉनिक दिया करती थी। दादी, अगर आपके पास ऐसा टॉनिक है तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया? आराध्या ने पूछा। दादी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो मैं टॉनिक देती। फिर दादी ने अक्षित का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब चलो चलते हैं। लेडीज ग्रुप के मॉल के अंदर जाने के बाद एक आदमी एक ब्लैक कार से बाहर निकला और उन्हें घूरता रहा। उनके साथ बहुत सारे गार्ड हैं, उन सब के अलग अलग पर्सनल गार्ड हैं और साथ ही कुछ ही हिडन गार्ड भी हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, एक आदमी ने कहा। बलराज मुस्कुराया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन सर, उस आदमी ने कुछ कहना चाहा। उस आदमी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बलराज सीधे मॉल के अंदर चला गया। मॉल के अंदर दादी ने किड्स स्टोर से अक्षित के लिए कुछ टॉयज खरीद कर लाती हूँ, अंशिका ने कहा। तो फिर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैशाली ने कहा। उन दोनों के जाने के बाद आराध्या और अंबिका जो अपने लिए कपड़े खरीदने वाली थी वह अपने बेबी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। क्या इसके लिए बहुत जल्दी नहीं है और हमें यह भी पता नहीं कि यह लड़का है या लड़की? आराध्या ने कहा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, चलो दोनों के लिए खरीद लेते हैं। नाउ लेट्स डू समथिंग। अगर तुम्हारा लड़का हुआ तो मैं जो भी लड़के के साथ में खरीदूंगी वह सब तुम्हें दे दूंगी और तुम भी सेम वैसा ही कर सकती हो। क्या होगा अगर हम दोनों का एक लड़का हुआ? आराध्या ने पूछा। हम लड़की के कपड़े रख सकते हैं और बाद में इसे वैशाली या अंशिका को दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों के बच्चे अपोजिट जेंडर के होंगे। वेल, मुझे एक लड़का चाहिए लेकिन बाद में मुझे एक लड़की चाहिए, आराध्या ने कहा। अंबिका हंसी और बोली, सेम, लेकिन मैं बस यह चाहती हूँ कि जो भी हो बस हेल्दी हो। थोड़ी देर रुककर अंबिका ने कहा, अरे आराध्या, अगर तुम्हारा बेटा हुआ और मेरी एक बेटी हुई तो हम उन दोनों की। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और कहा। अंबिका ने सिर हिलाया। आराध्या ने हंसते हुए कहा, वेल रुद्र इस अरेंजमेंट के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। फिर भी क्या यह एक्साइटिंग नहीं होगा अगर फ्यूचर में हम इन-लॉ बन जाए? अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह बहुत एक्साइटिंग होगा। सगाई तो नहीं, लेकिन अगर हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए कोई इंटरेस्ट करते हुए हैं तो हम उन्हें फ्यूचर में एक होने के लिए एग्री कर सकते हैं। तुम क्या कहती हो? आराध्या ने पूछा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ओ गॉड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो जाकर दादी को इसके बारे में बताते हैं, आराध्या ने उसे सोफे की ओर घसीटने से पहले कहा, जहाँ दादी बैठी थी। लेकिन जब आराध्या को एहसास हुआ कि दादी वहाँ नहीं है तो आराध्या की भौहें तन गई। असल में दादी वहाँ स्टोर में नहीं थी। कहाँ गई दादी? अंबिका ने कहा। चलो चलें और उन्हें ढूंढते हैं, आराध्या ने कहा। कुछ मिनट पहले जब दादी एक मैगजीन पढ़ने में बिजी थी तभी एक आदमी उनके पास बैठा और बोला, तुम अभी भी बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल दिख रही हो। लगता है अशोक तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है। जब दादी को एहसास हुआ कि वह कौन है तो उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और मुस्कुराई और कहा, हाँ, और यही रीजन है कि मैंने अशोक को चूज किया, तुम्हें नहीं। बलराज ने दांत पीसकर कहा, तुम नहीं जानती कि अशोक असल में कैसा है। मैगजीन से अपनी आंखें हटाए बिना दादी ने हंसते हुए कहा, आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।
कि वह कैसे है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बलराज ने कहा। और आपको क्या लगता है कि मैं आपसे बात करूंगी, दादी ने पूछा। बलराज मुस्कुराया और बोला, वेल, तुम्हारे गार्ड किस जगह पर हैं? मेरे गार्ड भी इस जगह पर हैं। अगर वे एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दे तो तुम्हें क्या लगता है, दादी ने हंसते हुए कहा। मेरे गार्ड चींटियों की तरह तुम्हारे गार्ड को कुचल देंगे। हाँ, तुम सही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी प्रेग्नेंट ग्रैंड डॉटर इनला को चोट लग जाए तो क्या होगा? तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, बलराज ने पूछा। उसकी धमकियों पर कोई ध्यान न देते हुए दादी मैगजीन पढ़ रही थी और बोली, तुम्हारी धमकियां काम करने वाली नहीं हैं। अगर तुम मुझसे सच में बात करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे बोलना नहीं, एटलीस्ट पूछना होगा। बलराज उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। वह पहले की तरह ही थी और यही रीजन है कि वह अभी भी उसके ऊपर इंटरेस्ट करता था। अमिता, बलराज ने कहा, मिसेस सिंघानिया, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मिसेस सिंघानिया कहकर बुलाओ, दादी ने कहा। बलराज ने भौं चढ़ाई और कहा, तो मिसेस सिंघानिया, क्या मैं आपसे कुछ टाइम के लिए बात कर सकता हूँ? जाओ, बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं इस पेज को पढ़कर बाहर आती हूँ, दादी ने कहा। बलराज वहां से दांत पीसकर चला गया। एक कैफे के अंदर अपनी बहुओं को पार करते हुए दादी एक कुर्सी पर बैठी थी और अपने सामने बैठे इंसान को घूर रही थी जिनसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तो तुम मरे नहीं हो, मैं यह जानती थी, और मैंने अशोक से यह भी कहा था कि तुम्हारे जैसा घिनौना आदमी इतनी आसानी से नहीं मर सकता, दादी ने कहा। बलराज मुस्कुराया और बोला, हमेशा की तरह हिस्ट्री। दादी ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, तुम क्या चाहते हो, बलराज? बलराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता था तुम डर क्यों रही हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, दादी ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ? तुम मेरे बॉडी के एक बाल को भी छू नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जानते हो कि तुम इस कैफे से जिंदा नहीं निकलोगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बलराज ने कहा। अमिता जी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं अब एक मैरिड वुमेन हूँ, ओके, फॉरगेट इट। अभी कुछ दिनों बाद मैं परदादी बनने वाली हूँ। हम अब सभी अब बूढ़े हो गए हैं। क्या तुम अपना यह गंदा खेल बंद करोगे और हमें शांति से रहने दोगे, बलराज ने भौं चढ़ाते हुए कहा। कई साल पहले जो हुआ उसे मैं अब भी नहीं भूल सकता, अमिता जी ने कहा। तुम्हें पता है कि मैं अशोक से प्यार करती हूँ। मैं तब भी उससे प्यार करती थी और मैं अब भी उस बूढ़े आदमी से प्यार करती हूँ। अब तुम क्यों इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? इतने साल हो गए और तुम अभी इन सब के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा यह बदला लेने वाला रवैया तुम्हें कहीं ना ले जाए। अगर तुम हमारे करीब किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो सिर्फ अशोक ही नहीं बल्कि मेरा पोता भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए अमिता जी ने आगे कहा। मैं तुम लोगों को नहीं समझ पा रही हूँ। एक लड़की की रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना तुम लड़कों के लिए इतना मुश्किल क्यों है? तुम अभी भी पूरी सच्चाई को नहीं जानती, बलराज चिल्लाया। अमिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि सच्चाई क्या है, और तुम्हें भी अपने पास्ट के बारे में भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ही बलराज कुछ कहने वाला था, एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, आराध्या मैडम और बाकी सब बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं। आराध्या मैडम आपके लिए बहुत टेंशन कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए अच्छा है। चलो चलते हैं, दादी ने कहा। हमने अभी भी बात नहीं की है, बलराज ने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह है? अमिता जी ने कहा। टेबल पर अपना पैर पटकते हुए बलराज ने अपने दांत पीसने, सर, मैंने पहले ही फोटो क्लिक कर ली है, एक आदमी ने कहा। अच्छा, अब उन्हें अशोक के पास भेज दो, कैफे के बाहर। निकलने से पहले बलराज ने कहा। कैफे के बाहर दादी आराध्या ने उनकी ओर दौड़ते हुए कहा, तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए, दादी ने कहा। दादी को गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, थैंक गॉड कि आप बिल्कुल ठीक हो। उसकी पीठ थपथपाते हुए दादी ने कहा, बेवकूफ, मुझे क्या होगा, मैं बस वॉक कर रही थी। क्या तुम सब ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमने नहीं किया, और दादी भी तुम्हें शॉपिंग करने में हेल्प करेंगी। अंबिका और आराध्या के साथ स्टॉप। अंदर जाते हुए दादी ने कहा। सिंघानिया पैलेस। अंशिका, आराध्या और दादी जब वापस मेंशन में आए तो तब तक शाम के 6 बज चुके थे। एक मेड को बैग देते हुए आराध्या ने कहा, प्लीज इन्हें अंदर रख दो। और रुद्र कहाँ है? रुद्र सर अशोक सर के साथ स्टडी रूम में है, मेड ने कहा।
अक्षित को अपनी बाहों से उठाते हुए अंशिका ने कहा, भाभी अब आपको कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, मैं आपके बिना रूम में कुछ सूप भेजती हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अंशिका तुम भी जाओ और अक्षित को लेकर रेस्ट करो, मैं तुम दोनों के लिए सूप भेजती हूँ, दादी ने कहा। अंशिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू दादी। उसके सिर को थपथपाते हुए दादी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक भी रेडी करूंगी दादी। मैं अंशिका ने कहा। दादी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता तुम और समर्थ ट्राई कर रहे हो? अंशिका ने हंसते हुए कहा, आपने सही कहा, यह अच्छा है, इतने सारे बच्चों से यह मेंशन और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। दादी ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब होगा। अंशिका ने कहा, डोंट वरी। दादी ने कहा, स्टडी रूम तुम हंसना बंद करो, दादाजी चिल्लाए। रुद्र जो इस टाइम अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था, अपने आप को हंसने से रोकने की कोशिश भी कर रहा था। उसके इस बिहेवियर से नाराज होकर दादाजी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी बट योर फेस आई, रुद्र ने हंसते हुए कहा। कुछ घंटे पहले उन्हें जो तस्वीर मिली थी उसे देखने के बाद दादाजी खुद को जलन और इनसिक्योर होने से रोक नहीं पाए। फर्श से उठकर रुद्र ने कुछ गहरी सांसें ली और कहा, ठीक है, मैं और नहीं हंसूंगा। अच्छा अब बैठो, दादाजी ने कहा। तो दादाजी अब आप क्या करेंगे? अगर बलराज ने दादी को आपकी बेशरम हरकत के बारे में पहले ही बता दिया तो क्या होगा? रुद्र ने पूछा। दादाजी भौचक्का होकर चिल्लाए, क्या बेशरम हरकत? रुद्र हंसा और बोला, अब आप अच्छी तरह समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो और यहाँ से चले जाओ, दादाजी ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, दादाजी बलराज आपको प्रोक जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है, वह आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप दादी को जल्द से जल्द सब कुछ बता दें। दादाजी ने बहुत भौचक्का होकर कहा, हु इज जेलस? आई एम नॉट जेलस। और अब वह बलराज क्या सोचता है कि वह मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले जा सकता है? वह क्या सोचता है कि अमिता मुझे छोड़ देगी? अब जब आप इतने कॉन्फिडेंस हैं कि दादी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी तो आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? रुद्र ने कहा। दादाजी ने क्यूरियस होकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा प्रेजेंट बहुत परेशान करने वाला है। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और चला गया। रुद्र के चले जाने के बाद दादाजी ने गहरी सांस ली और फोटोग्राफ्स को ड्रॉ में रख दिया। तभी दादी स्टडी रूम के अंदर आई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैं आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से मिली थी, दादी ने कहा। हाँ, दादाजी ने कहा, लगता है मिस्टर सिंघानिया पहले से ही जानते हैं, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? दादी ने पूछा। दादाजी हंसे और बोले, हम पहले ही इतने बूढ़े हो चुके हैं, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? वैसे भी वह हमेशा की तरह बकवास कर रहा था, दादी ने कहा। हाँ, दादाजी ने कहा। दादाजी के पास बैठी दादी ने पूछा, बलराज ने कहा है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अच्छा है, क्योंकि अगर तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो उसका भी सच उगल दो, अदरवाइज। फिर उनके सीने पर हाथ रखते हुए वह आगे बोली, तुम्हें पता है अगर मुझे बाद में पता चलेगा तो क्या होगा? दादाजी ने अपनी आंखों को नीचे किया और चुपचाप सिर हिलाया। रुद्र का बेडरूम। जब रुद्र अपने बेडरूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या सूप पी रही है। तुमने आज क्या खरीदा? रुद्र ने कुछ मैटरनिटी क्लॉथ्स और बेबी क्लॉथ भी, आराध्या ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बेबी क्लॉथ? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बेबी क्लॉथ। बैग से बेबी के क्लॉथ निकाल कर रुद्र ने उस पर अपनी उंगलियां फेरी और पूछा, आराध्या क्या हमारा बेबी इसमें फिट होगा? मेरा मतलब है कि यह बहुत छोटा नहीं है। आराध्या मुस्कुराई और बोली, सिली, हमारा बेबी तो छोटा ही होगा। रुद्र ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, इतना छोटा? हाँ, आराध्या ने कहा। तो फिर मैं बेबी को कैसे उठाऊंगा? अगर यह मेरे हाथ से फिसल गया तो क्या होगा? रुद्र ने कहा। उसकी बातें सुनकर आराध्या ने हंसते हुए कहा, ओके रिलैक्स, हमारे पास अभी भी 4 महीने बाकी हैं। बेबी क्लॉथ पर हाथ फेरते हुए रुद्र ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुंबई एयरपोर्ट। जब तक कुणाल, कीर्ति, अंगद और टीना एयरपोर्ट पहुंचे तब तक सुबह के लगभग 7 बज चुके थे। कुणाल ने भौं चढ़ाकर पूछा, कुछ सीरियस बात है? अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं जाकर पहले इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे भी कपूर इंटरप्राइजेज में जाना है इमरजेंसी मीटिंग के लिए, कुणाल ने कहा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? टीना ने पूछा। तुम दोनों पहले थोड़ा आराम कर लो, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने कहा, यह बहुत जरूरी मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे पास भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, अंगद ने कहा। मैं तुम दोनों को पहले घर छोड़ दूंगा, तुम दोनों जाकर पहले थोड़ा रेस्ट करो, कीर्ति ने कहा।
मैं तुम्हें बाद में मल्होत्रा मेंशन लेकर चलूंगा, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सर मिस्टर रेहान आ गए हैं, एक आदमी ने कहा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों, अंगद ओबराय भी उसके साथ है? अंगद ओबराय और उनकी गर्लफ्रेंड, आदमी ने कहा। बलराज को इन्फॉर्म करो और बताओ कि अब हम प्लान पर वर्क करने के लिए रेडी हैं, रोहन ने कहा। ओके सर, आदमी ने जाने से पहले कहा। 1 महीने से रोहन उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह उन्हें यह अपील करना चाहता था कि जब कोई उसकी जिंदगी से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है तो कैसा महसूस होता है। उसने अपना गैंग खो दिया था और वह अब कुणाल और अंगद की लाइफ से वह हर चीज छीनना चाहता था जो उनकी बहुत करीब थी। हार्डवेयर स्टोर, कबीर तुमने कल ही यह थोड़ा खरीदा था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे फिर से खरीदना चाहते हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए कहा हाँ मुझे चाहिए। श्रेया ने आह भरते हुए कहा क्या तुम प्लीज अपने पैसे इस तरह से बर्बाद करना बंद करोगे? मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद हम एक दूसरे को देख सकते हैं। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा यह बहुत लंबा है। बरसात की उस रात के बाद कबीर और श्रेया ने डेटिंग शुरू कर दी। अब 1 महीने से ज्यादा हो गए थे और दोनों एक दूसरे के और भी करीब और कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन अब तक उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को किस नहीं किया था और कबीर अपना फर्स्ट किस अगली डेट पर करने की प्लानिंग कर रहा था। श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा तुम सच में अनबिलीवेबल हो, तुम्हें हथौड़ा या कुछ भी नहीं खरीदना और अगर अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कबीर ने आह भरी और कहा ठीक है, लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आओ। लेकिन उसके आंसर का वेट किए बिना कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। बाहर अपनी कार के सामने झुककर कबीर ने श्रेया को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा गॉड, मैंने तुम्हें आज सच में बहुत ज्यादा मिस किया। श्रेया ने हंसते हुए कहा अभी हमें पिछली बार मिले सिर्फ 5 घंटे हुए हैं, काश मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने पास रख पाता, कबीर ने कहा। श्रेया, वह दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। सुनकर श्रेया की भौहें तन गई। पीछे मुड़कर जब श्रेया ने देखा कि यह कौन है तो उसने आह भरी और कहा श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब कबीर ने भी उसको देखा जिसे उसने किड और नॉट हैंडसम कहा था तो कबीर की भौहें तन गई। श्रेया की कमर को कसते हुए कबीर ने कहा आई डोंट लाइक हर। श्रेया ने हंसते हुए कहा ठीक है, पहले मुझे छोड़ दो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा नहीं, क्या हुआ अगर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है? श्रेया ने श्रुति की ओर देखकर पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पास खड़े एक हैंडसम और इस लड़के को देखकर श्रुति की नजर उस पर चली गई। कौन है यह? कबीर को देखते हुए श्रुति ने पूछा। श्रेया ने भौं चढ़ाई और कहा इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे पैसे चाहिए, श्रुति ने कहा। श्रेया ने आंख भरते हुए कहा मैंने तुम्हारा किराया और इलेक्ट्रिक बिल भी पेमेंट कर दिया है, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा, मुझे पैसे चाहिए। श्रेया, मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, श्रुति ने कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? कबीर ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछा। कबीर की रूखी नजरों को नजरअंदाज करते हुए श्रुति ने कहा श्रेया तुम अपना वादा इस तरह नहीं तोड़ सकती, तुमने मॉम से मेरी देखभाल करने का वादा किया था और श्रेया कहीं नहीं जा रही है और ना ही वह तुम्हें कुछ दे रही है, कबीर ने कहा। श्रुति ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाई तुम कौन होते हो उसके लिए डिसीजन लेने वाले? यह सुनकर कबीर ने अपनी आंखें खोली और कहा मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए डिसीजन लेने का पूरा राइट है और उसे भी मेरे लिए डिसीजन लेने का राइट है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसके आसपास आओ और अगर फिर भी मैंने तुम्हें उसे परेशान करते देखा तो मैं यह कंफर्म कर लूंगा। कबीर बोलते बोलते रुक गया। जब श्रेया ने उसकी बांह दबा दी, श्रुति की ओर मुड़ते हुए श्रेया ने कहा तुमने सुना है कि उसने क्या कहा? अब दूर जाओ, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक जॉब ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। काफी देर तक उन्हें घूरते हुए श्रुति वहां से चली गई। तुमने मुझे क्यों रोका? कबीर ने पूछा। उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरे सामने किसी को धमकी देते हो, मुझे तुम्हारा कोल्ड फेस और तुम्हारे या एक्सप्रेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है। उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कबीर ने कहा आई एम सॉरी, तुम्हें अभी जाना चाहिए, मुझे अभी भी काम करना है। श्रेया ने कहा क्या होगा अगर वह वापस आती है? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और कहा तुम टेंशन मत करो, मैं संभाल लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा हाँ।
क्या तुम मेरे साथ इस वीकेंड पर बाहर चलोगी? कबीर ने पूछा। श्रेया ने हंसते हुए पूछा, एक और डेट? कबीर मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन अब जाओ और यहाँ वापस मत आना जब तक कि तुम सच में अपने टूल बॉक्स के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहते, श्रेया ने उसे धक्का देने से पहले कहा। कपूर इंटरप्राइज। मीटिंग खत्म होने के बाद कुणाल थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने ऑफिस के अंदर चला गया। उसके सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था। पहले लॉन्ग जर्नी, फिर 3 घंटे लंबी मीटिंग, और वह इतना थक गया था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अंदर आकर वह सीधे सोफे पर लेट ही गया था कि तभी उसे टीना का कॉल आया। टीना की घबराहट भरी आवाज सुनकर कुणाल तेजी से उठ खड़ा हो गया। शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ, कुणाल ने कहा। कीर्ति व कुछ आदमी उसे ले गए और फिर मेरा पीछा कर रहे थे। मैं अभी एक जगह पर छुपी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। और अंगद, टीना ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। दरवाजे की ओर भागते हुए कुणाल ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो और कीर्ति कहाँ है? मुझे नहीं पता, यह जगह हमारे अपार्टमेंट के बहुत दूर नहीं है और वह कीर्ति को अपने साथ ले गए और वह सब अभी मेरा पीछा कर रहे हैं, टीना ने सिसकते हुए कहा। यह सुनते ही कुणाल का चेहरा डार्क हो गया। वहीं रहो, मैं तुम्हारा फोन ट्रैक करूंगा। फिर कुणाल बिना किसी की तरफ देखे लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। नीरज जी कुछ डॉक्यूमेंट लेकर कुणाल के ऑफिस के अंदर आ रहे थे। उन्होंने जब कुणाल को एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बाहर की ओर चलते देखा तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कुणाल सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब नीरज जी ने कुणाल का कोल्ड और डार्क एक्सप्रेशन, लाल आंखें देखी तो उनकी भौं तन गई। उन्हें आज पहली बार कुणाल में कुछ अलग लग रहा था, खतरनाक। दूसरी ओर कुणाल अपने कार में बैठने के बाद जल्दी से अंगद को कॉल किया। कीर्ति गायब है और कुछ लोग टीना का पीछा कर रहे हैं। इस समय कहीं छुपी हुई है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, कुणाल ने कहा। अंगद ने अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया और कहा, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, मल्होत्रा मेंशन। जब सिद्धार्थ और वैशाली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी सिद्धार्थ के फोन पर किसी का कॉल आया। क्या कॉल रिसीव करते ही सिद्धार्थ चिल्लाया, हाँ सर। जैसे ही हमें कीर्ति मैडम के वापस लौटने की खबर मिली, हमने जल्दी से उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमें एक नई जगह के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आने के लिए कहा जहां पर वह रह रही थी। लेकिन सर, जब तक हम वहां पहुंचे वहां पर कीर्ति मैडम लापता थी। और दूसरी लेडी क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। सर, वह दूसरी लेडी अभी हमारे साथ है और कुछ आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, आदमी ने कहा। मुझे लोकेशन भेजो, सिद्धार्थ ने फोन काटने से पहले कहा। क्या हुआ सिद्धार्थ? वैशाली ने पूछा। अपने दांत पीसते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कीर्ति गायब है। अगर कीर्ति को कुछ हुआ ना तो मैं कुणाल को आज मार डालूंगा। वैशाली ने भौं चढ़ाई और पूछा, कुणाल क्यों? उसने क्या किया? तो तुम्हें लगता है कि कल की गलती है? यह उसकी गलती है, उसे कीर्ति को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन वह, सिद्धार्थ ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि कुणाल ने जानबूझकर किसी को कीर्ति को किडनैप करने की परमिशन दी? तो तुम यही कहना चाहते हो? वैशाली चिल्लाई। कुछ देर रुकते हुए उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम अभी जैसा फील कर रहे हो कुणाल भी ऐसा ही फील कर रहा है, या इससे भी बुरा हो सकता है। या किसी को ब्लेम करने का सही टाइम नहीं है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन उठाकर रुद्र को कॉल करते हुए वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब कुणाल लोकेशन पर पहुंचा, टीना पानी पी रही थी। कुछ और लोगों ने उसे घेर लिया। टीना, कुणाल ने कहा। जब टीना ने कुणाल को देखा तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी और बोली, आई एम सॉरी कुणाल कि मैं कुछ नहीं कर सकी थी। उसके आंसू पोंछते हुए कुणाल ने कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि असल में क्या है। सुबह तुम्हारे जाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हमने कुछ बुकिंग करने का डिसीजन किया। और जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचे तो कुछ लोग कार से बाहर निकले और हमारे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने उन 2 गार्डों को मार डाला जो हमें फॉलो कर रहे थे और वह सब हमारे पीछे भागने लगे। हम दोनों भाग रहे थे कि तभी एक आदमी ने कीर्ति के बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गया। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन कीर्ति ने मुझसे कहा कि मैं वहां से जाकर तुम्हें कॉल करूं, टीना ने कहा। कुणाल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 2 गार्ड मरे नहीं हैं, हमने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, एक आदमी ने कहा। तभी अंगद, कुणाल का असिस्टेंट जय, सिद्धार्थ, रुद्र और सार्थक एक ही टाइम पर वहां पहुंच गए। अंगद जल्दी से टीना की ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सिद्धार्थ अभी कुणाल को बहुत कुछ कहना चाहता था
लेकिन रुद्र उसे यह कहते हुए रोक दिया, यह उसकी गलती नहीं है और यह लड़ने का सही टाइम नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। कीर्ति का फोन उसके साथ है? कुणाल ने किसी तरह पूछा। टीना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जय। कुणाल चिल्लाया। अपना नाम सुनकर जय ने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और तरह तरह के कोड टाइप करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? हमें कीर्ति को ढूंढना है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? अब वह कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? सिद्धार्थ चिल्लाया। एक खंबे पर मुक्का मारते हुए कुणाल गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द फन डू यू थिंक दैट दिस इज इजी फॉर मी? आपको नहीं पता कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, वो भी अंदाजा नहीं है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। वह मेरी जिंदगी है और मैं उसे प्यार करता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा? यह पहली बार था जब सिद्धार्थ, रुद्र और सार्थक ने कुणाल को इस तरह देखा था। वह सब उसकी आंखों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और उदासी देख रहे थे। वह हाँफ रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। सिर्फ अंगद ही जानता था कि अरे उनके इस बिहेवियर का मतलब क्या है। आज रात कोई मरने वाला था, तभी नीरज जी को कुणाल को फॉलो कर रहे थे, वह भी वहां पर पहुंच गए। जब उसने रुद्र और बाकी लोगों को देखा तो उनकी भौं टेढ़ी हो गई। कार से नीचे उतरते ही जब नीरज जी उनकी तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर कुणाल के हाथ पर पड़ी, जहां से खून बह रहा था। यह सब देखकर उन्होंने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपना रुमाल निकाल कर नीरज जी जल्दी से उसकी ओर चले गए और कहा, यह कैसे हुआ? जब नीरज जी ने कुणाल के हाथों को छुआ तो उन्होंने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। कुणाल की बॉडी बहुत हॉट थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब ने जब नीरज जी को वहां आकर देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। सर, हमने उसे ढूंढ लिया, जय ने कहा। अंगद, मुझे अपने गन दो, कुणाल ने कहा। यह सुनते ही अंगद जम गया और कहा, कुणाल, मैंने कहा कि मुझे गन दो, कुणाल गुस्से में चिल्लाया। अंगद ने घबराहट में अपनी लार घोंटते हुए कहा, मेरे पास नहीं है। वह कुणाल जोर से चिल्लाया। यह सुनकर अपनी कार की ओर बढ़ते हुए सार्थक ने गन निकाली और वह कुणाल को दे दी। अंगद, तुम अपने साथ कुछ बैकअप लेकर आओ, जय तुम्हें एड्रेस भेज देगा, अपनी जेब के अंदर गन रखते हुए कुणाल ने कहा और जय के साथ वहां से चला गया। नीरज जी जो वहां अचंभे में खड़े थे, उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और चिल्लाया, कुणाल, यहाँ वापस आओ और मुझे समझाओ कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब कुणाल उनकी तरफ बिना देखे वहां से सीधा चला गया तो नीरज जी घबरा गए। रुद्र, नीरज जी ने कहा। रुद्र ने कहा, पापा प्लीज आप मेरे साथ आइए, मैं आपको घर ले जाऊंगा। नीरज जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं घर नहीं जाना चाहता, पहले तुम मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, कुणाल इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और वह अपने साथ बंदूक क्यों ले गया, उसे इसकी जरूरत क्यों है? रुद्र ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। किसी ने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि कुणाल और कीर्ति आज लौट रहे हैं? यह क्लियरली सभी की गलती है, सिर्फ कुणाल की नहीं। कुणाल की क्या? और क्या कीर्ति को कुछ हुआ है क्या? वह ठीक है, आप लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे? नीरज जी ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। अंगद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कुछ बैकअप लेकर कुणाल को फॉलो करता हूँ, प्लीज तब तक टीना को ले लो। इतना कहकर वह अपनी कार की तरफ चला गया। नीरज जी ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए, बैकअप क्यों? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कोई मुझे यह समझाएगा? पापा आप मेरे साथ चलिए। रुद्र ने उन्हें अपनी कार की ओर ले जाने से पहले कहा। एक वेयर हाउस में सर, अब हम क्या करें? रोहन के सबऑर्डिनेट ने पूछा। रोहन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन बस रेहान को अब तक यह सब पता चल गया है, सबऑर्डिनेट ने कहा। यह सुनकर रोहन ने घबराहट में गिड़गिड़ाया और कहा, उसे मार डालो और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। उसकी बात सुनकर सबऑर्डिनेट ने झटके में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, बॉस यह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। रोहन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। रोहन मुंबई में आने के बाद बलराज से मिला और फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया। वह कीर्ति और टीना को किडनैप करना चाहता था और फिर कुणाल और अंगद को बुलाकर उन्हें अपने सामने घुटने टेक कर भीख मंगवाना चाहता था। रोहन कीर्ति और टीना को चोट पहुंचाने का प्लान बना रहा था, लेकिन वह अपनी लिमिट जानता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब बलराज ने लास्ट टाइम पर उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया। अपने 4-5 आदमियों के साथ रोहन ने अपने प्लान पर टिके रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ कीर्ति को ही पकड़ पाया जो अभी उसके सामने
फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे जगाओ और फिर उसे मार डालो, रोहन ने कहा। उसकी बात मानकर पानी से भरी बाल्टी कीर्ति पर डालते हुए दोनों आदमी पीछे की ओर लपके। जब पानी उसके कान और नाक में घुस गया तो कीर्ति जोर जोर से हाँफने लगी। आप लोग कौन है? कीर्ति ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने अनजान आदमियों को देखकर पूछा। एक आदमी ने झटके से अपनी आंखें फैलाई और कहा, देखो इसकी पॉकेट में कुछ है। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा कि बाहर निकलो। एक आदमी ने जल्दी से उसकी स्कर्ट की जेब में हाथ डाला और उसका सेल फोन निकाल लिया। यस सर, यह एक फोन है, आदमी ने कहा। रोहन ने भौं चढ़ाई और चिल्लाया, क्या मैंने आप सभी से यह नहीं कहा था कि उसे यहाँ लाने से पहले उसे अच्छे से चेक कर लो? जी बॉस, इसे ट्रैक किया जा रहा है, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। यह सुनकर रोहन ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वह कीर्ति के पास चला गया और उसे बेरहमी से लात मारना शुरू कर दिया। यू बीच अपने पेट को पकड़कर कीर्ति दर्द से कराह उठी। एक सबऑर्डिनेट ने रोहन के ठीक बगल में जो खड़ा था वह अपने कुछ कदम पीछे की ओर ले गया और घबराती हुई और कांपती हुई आवाज में कहा, बॉस। रेहान अपने पैर को बीच में ही रोक कर जब रेहान एंट्रेंस गेट की ओर मुड़ा तो वह डर के मारे उछल पड़ा। बॉस लेट्स गो, रोहन को अपने साथ घसीटने से पहले सबऑर्डिनेट ने कहा। जब कुणाल अंदर आया तो उसने कीर्ति को फर्श पर दर्द से कराहते हुए देखा। कीर्ति की ओर दौड़ते हुए कुणाल ने उसे उठाते हुए कहा, कीर्ति सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना? अपने पेट को पकड़ते हुए कीर्ति ने जोर से कराहते हुए कहा, कुणाल बहुत दर्द हो रहा है सर, रोहन अपने आदमियों के साथ भाग रहा है। जय चिल्लाया, तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है? जाओ और कार तैयार करो, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है, कुणाल चिल्लाया। जय ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बाहर की ओर चला गया। कीर्ति को अपनी बाहों में उठाते हुए कुणाल ने अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, ओके कीर्ति, मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। कुणाल के कमीज को पकड़कर कीर्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था अंगद अपने आदमियों के साथ वहां पर आया। रोहन अभी अभी अपने आदमियों के साथ निकल गया, मुझे वह किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, कुणाल ने बाहर निकलने से पहले कहा। बाहर जाकर अपने कार के अंदर बैठकर कुणाल ने कीर्ति को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। बिना और टाइम वेस्ट किए कुणाल जल्दी से कार स्टार्ट कर दी और नजदीकी हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। रास्ते में जब रुद्र का कॉल आया था उसने कॉल रिसीव करके उसे सब कुछ बताया और फिर अपना फोन दूर फेंक दिया। कीर्ति जो अभी कुणाल के कमीज को पकड़े हुए थी वह दर्द से कराह उठी और कहा, यह बहुत दर्द कर रहा है, तेजी से चलाओ, कुणाल चिल्लाया। हॉस्पिटल पास के एक हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कुणाल कीर्ति को लेकर तेजी से कार से बाहर निकला और उसे इमरजेंसी रूम की तरफ ले गया। जय, मेरा फोन ले आओ, कुणाल ने हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए कहा। उसकी बात मानकर जब जय ने कार की कॉरिडोर ओपन किया तो पीछे की सीट पर खून देखकर उसके भौं तन गई। अपना सर नीचे करके जय ने गहरी सांस ली, फिर फोन निकालकर वहां से चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।